हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम ईस्ट जर्मनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ईस्ट जर्मनी का अस्तित्व कैसा है। सबसे पहले तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो जो अलाई देश थे जो जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको याल्टा कॉन्फ्रेंस कहा गया था। इसके द्वारा इन्होंने निर्णय ये लिया था कि जब जर्मनी के ऊपर ये कब्जा कर लेंगे तो ये जर्मनी को आपस में बांट देंगे कुछ समय के लिए। तो उसी के तहत ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये यूएस, यूके और सोवियत यूनियन, इन तीनों ने मिलकर किया था। अब जब जर्मनी के ऊपर कब्जा कर लिया था अलाई देशों ने, तो इस पॉलिसी के तहत, इस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने निर्णय लिया था उसी के तहत उन्होंने जर्मनी को आपस में बांट लिया। ये जो ईस्ट जर्मनी वाला भाग था ये सोवियत यूनियन के कब्जे में आया, और जो वेस्ट जर्मनी वाला भाग है ये 3 देशों के कब्जे में था जिनका नाम था यूएस, यूके और फ्रांस। इनकी पॉलिसी ये थी कि ये कब्जा कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद जर्मनी को यूनाइट कर दिया जाएगा। लेकिन जब जर्मनी का यहाँ पर यूनिफिकेशन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कोल्ड वार शुरू हो गया था, और कोल्ड वार में अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के खिलाफ थे, तो इनका जो विश्वास था आपस में नहीं हो पाया। तो इसी वजह से जर्मनी को ये जो इसका बाउंड्री बनाई गई थी विभाजन के बाद, तो विभाजन के बाद जो बाउंड्री थी वो लगभग 1990 तक परमानेंट बनी रही। और सोवियत यूनियन ने और अमेरिका एक एग्रीमेंट नहीं आ पाए आपस में, ये एग्रीमेंट नहीं कर पाए। तो इसी वजह से एग्रीमेंट ना होने के वजह से ये क्षेत्र 1990 तक ये अलग रहा एक दूसरे से। तो जो वेस्ट वाला भाग था जो अमेरिका के नेतृत्व में था उसको अलग देश बना दिया गया, और जो सोवियत यूनियन के पास था क्षेत्र जर्मनी का उसे ईस्ट जर्मनी के तौर में यहाँ पर बना दिया गया था। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 1949 में हुआ था। अब यहाँ पर ये देखने की बात है, जब 1946 में जो ये ईस्ट जर्मनी वाला भाग था इसमें 2 मुख्य पार्टी थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक एसपीडी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं उसे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इन दोनों ने आपस में मिलकर एक नई पार्टी का जन्म दिया जिसको कहा गया एसईडी, सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी ऑफ जर्मनी। अब ये जो 2 पार्टी आपस में मिली थी, कम्युनिस्ट और एसपीडी, तो ये एकदम से मतलब ऐसे नहीं मिली थी, वॉलंटरी इनका संबंध आपस में नहीं जुड़ा था, बल्कि फोर्सफुली इनको आपस में मिलाया गया था। और ये किसने फोर्स किया था? सोवियत यूनियन ने। उसने एसपीडी और कम्युनिस्टों को फोर्सफुली आपस में उनका विलय कराया था, जिसके तहत ये पार्टी आई थी एसईडी। और एसईडी ने लगभग 1900 जितने भी इलेक्शन हुए ईस्ट जर्मनी में हर समय ये जीतती थी। वो इसलिए जीतती थी क्योंकि यहाँ कोई भी इलेक्शन फ्री नहीं होता था। तो 1950 से लेकर 1990 तक ये 40 साल तक ईस्ट जर्मनी में एसईडी पार्टी की सत्ता रही थी। एसईडी पार्टी का जो संबंध था वो सोवियत यूनियन के साथ बहुत नज़दीक था। दोनों कम्युनिस्ट सरकार थी, सोवियत यूनियन में भी कम्युनिस्ट सरकार थी, और अब एसईडी के बनने के बाद भी यहाँ ईस्ट जर्मनी में कम्युनिस्ट सरकार ही 40 साल तक रही। तो इनका संबंध काफ़ी गहरा था। अब 1952 में स्टालिन ने एक प्रपोजल दिया जिसके तहत उसने कहा कि हमको अब कोल्ड वार को छोड़ के हमको जर्मनी का यूनिफिकेशन करना चाहिए, और जो यूनिफिकेशन होगा उसकी कोई कंडीशन नहीं होगी। जर्मनी के लोग आपस में मिलकर तय करेंगे कि उनको कैसा सिस्टम चाहिए, कम्युनिस्ट सिस्टम चाहिए कि डेमोक्रेसी सिस्टम चाहिए, और फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये जो भी फ्रीडम ऑफ मिलती है लोगों को, वो फ्रीडम सब बरकरार रखी जाएगी इस जर्मनी में, ये स्टालिन ने कहा था। लेकिन जो वेस्टर्न देश थे और उनके साथ जो वेस्ट जर्मनी वाला क्षेत्र था, उन्होंने इसको स्टालिन का प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। वो इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि इनको लग रहा था ये कि स्टालिन ये गेम खेल रहा है, और जब जर्मनी यूनिफाई हो जाएगा तो ये सोवियत यूनियन अपनी सेना इस पूरे क्षेत्र में भेज के पूरे जर्मनी को कम्युनिस्ट में बदल देगा, ये इनको लग रहा था। तो इन्होंने इस वजह से स्टालिन का प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब आगे देखते हैं हम। ईस्ट जर्मनी ने अपने क्षेत्र में डीनाजीफिकेशन को बड़ी कठोरता से पालन कराया। डीनाजीफिकेशन वो प्रोसेस थी जिसके तहत जो नाजीज की विचारधारा थी उसको नष्ट करने का यहाँ पर प्रोसेस को डीनाजीफिकेशन कहा गया था, जिसके तहत नाजीज के लीडर जर्मनी में जितने थे उन लोगों को सबको पकड़ के जेल के अंदर बंद करना था। वेस्ट जर्मनी में भी डीनाजीफिकेशन अपनाया गया था, लेकिन यहाँ ढिलाई दे दी गई कुछ समय बाद। लेकिन ईस्ट जर्मनी वाला भाग है इसने ढिलाई नहीं दी, और लगभग 2 लाख लोगों को जो नाजीज से उनका एफिलिएशन था उनको पकड़ के जेलों के अंदर डाला गया। तो यहाँ डीनाजीफिकेशन बड़ी सख्ती से अपनाया गया ईस्ट जर्मनी में। अब रिपेरेशन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जब हम ईस्ट जर्मनी की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं।
रिपेरेशन वो चीज़ हुई कि जब नाजीस ने सोवियत यूनियन के ऊपर हमला किया था तो सोवियत यूनियन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। तो सोवियत यूनियन ने उस नुकसान की भरपाई के लिए उसने ईस्ट जर्मनी वाले क्षेत्रों को, यहाँ जितनी इंडस्ट्री थी उनको नष्ट करना शुरू कर दिया और नष्ट करके अपने देशों में सामान ले गए। तो इसके तहत ईस्ट जर्मनी वाला क्षेत्र कुछ समय के लिए, शुरुआती समय में काफ़ी यहाँ पर पॉवर्टी आ गई थी। यहाँ के लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि सोवियत यूनियन अपने देश में ले जा रहे थे। जो भी सामान या अनाज हो गया या इनकी पशु वगैरह हो गए, वो सोवियत यूनियन भर भर के अपने देश में ले जा रहे थे ईस्ट जर्मनी से। इसे रिपेरेशन कहा जाता है। रिपेरेशन वो चीज़ होगी कि जब लड़ाई होती है तो उसके बाद जो जीतने वाला देश है, वो जिसके ऊपर जीता है उससे वो पैसे या फिर उसका सामान ले जाता है अपने देश में, उसे रिपेरेशन कहते हैं हम। जैसे कि 1950 तक आते आते लगभग सोवियत यूनियन ने 10 बिलियन यूएस डॉलर ईस्ट जर्मनी से रिपेरेशन के तौर में अपने देश में ले गया था, जिसके तहत उसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये सब क्षेत्र, ये जो सामान था, ये ईस्ट जर्मनी से गया था सोवियत यूनियन में। इसके अलावा एक चीज़ ये भी हो रही थी कि उसके लोग भी जा रहे थे। ईस्ट जर्मनी के जो लोग हैं वो वेस्ट जर्मनी की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि ब्रेन ड्रेन हो रहा था यहाँ के इलाके में। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि ईस्ट जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो वेस्ट जर्मनी के मुकाबले उसकी ग्रोथ कम हो रही थी। तो लोग अपने भविष्य उज्जवल के लिए यहाँ पर जा रहे थे, वेस्ट जर्मनी की तरफ उनका माइग्रेशन शुरू हो गया था। तो ईस्ट जर्मनी ने इसको रोकने के लिए यहाँ पर वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी की जो बॉर्डर थी उसको फेंसिंग कर दी, उसकी ताड़ बाड़ कर दी। तो माइग्रेशन फिर भी नहीं रुक पाया। तो उसने एक और कदम उठाया। उसने बर्लिन का जो क्षेत्र है, जो कि 2 भागों में बटा था, वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन, उसने वहाँ पर भी दीवार बना दी, जिसे बर्लिन वाल कहा जाता है। तो इससे कुछ माइग्रेशन रुका, लेकिन 1980 आते आते लगभग 30 लाख लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी की तरफ जा चुके थे। अब ये देख लेते हैं कि ईस्ट जर्मनी ने वेस्ट जर्मनी वाली जैसी पॉलिसी अपनाई। वो ईस्ट जर्मनी वाला जो सरकार थी वो अपने आप को पूरे जर्मनी का नेतृत्व वाली सरकार मानती थी। उसका कहना था कि पूरा जो क्षेत्र है जर्मनी का, वही एक लेजिटिमेट सरकार है इस पूरे क्षेत्र में। ये ईस्ट जर्मनी सरकार का मानना था। और वो वेस्ट जर्मनी को मानती थी कि ये पपेट गवर्नमेंट है अमेरिका की। लेकिन 1960 आते आते ईस्ट जर्मनी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी और वो अब अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानने लग गया था और कहने लग गया था कि वेस्ट जर्मनी अलग है और हमारा देश अलग है। ये 1960 में यहाँ चेंजेस आने शुरू हो गए थे। अब ये जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ऑस्ट्रोपॉलिटिक के तहत वेस्ट जर्मनी के जो SPD के लीडर थे, विली ब्रांट, उन्होंने ईस्ट जर्मनी के साथ अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। अब जब अच्छे संबंध बनने शुरू हो गए थे तो दोनों देशों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। ईस्ट जर्मनी ने तो हमने देख लिया था कि 1960 के दशक में शुरू कर दिया था अपने आप को अलग देश। अब वेस्ट जर्मनी ने भी ईस्ट जर्मनी को अपनी मान्यता दे दी और अब वेस्ट जर्मनी के जो लीडर थे वो भी अब ईस्ट जर्मनी को अलग देश के रूप में स्वीकार करने लग गए। अब जो GDR आइडेंटिटी है इसको देख लेते हैं हम। जो हमने ये भी देख लिया था कि जो ईस्ट जर्मनी की सरकार थी उसने अपने क्षेत्र में जो नाजीज की विचारधारा है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। इसके अलावा उसने जो पर्सिया का क्षेत्र, ईस्ट जर्मनी के क्षेत्रों में, पहले जर्मनी जब एक देश था, जब वो जर्मन साम्राज्य हुआ करता था, तो जो ईस्ट जर्मनी वाला क्षेत्र देख रहे हो आप, इसको पर्सिया के नाम से जाना जाता था। तो इस पर्सिया में क्या होता था कि बहुत जंगकर लोग रहते थे यहाँ पर। ये लड़ाई करने के लिए हर समय तत्पर रहते थे जंगकर लोग। तो इन जंगकर लोगों का जो मेमोरियल थी ईस्ट जर्मनी ने उनको नष्ट कर दिया। इसके अलावा फ्रेडरिक द ग्रेट, जो कि पर्सिया के बहुत सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, उनकी जो यहाँ पर स्टैचू था ईस्ट जर्मनी ने उसको भी यहाँ से अपने देश से हटा दिया। और यहाँ पर जो मेमोरियल बनाए गए ईस्ट जर्मनी में, वो कार्ल मार्क्स के मेमोरियल बनाए गए। इसके अलावा जो जर्मनी के कम्युनिस्ट नेता थे उनके मेमोरियल बनाए गए और जो नाजीज के स्टैचू थे उनको भी हटा दिया गया था इस क्षेत्र से सभी। तो हम देख सकते हैं कि जो ईस्ट जर्मनी ने पॉलिसी अपनाई थी, उसने डीनाजीफिकेशन की जो पॉलिसी थी वो तो थी उसकी अच्छी, लेकिन साथ में उसने जो जंगकर लोग थे, जो कि लड़ाई इनकी वजह से हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में, इनकी भी यहाँ पर मेमोरियल वगैरह को ईस्ट जर्मनी ने हटा दिया था। अब ईस्ट जर्मनी की इकोनॉमी देख लेते हैं। ईस्ट जर्मनी की इकोनॉमी को शुरुआती चरण में काफ़ी नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि जो सोवियत यूनियन की सेना थी उसने यहाँ की इंडस्ट्री को नष्ट किया
और नष्ट करने के बाद जो भी काम का सामान था उसे अपने देश में ले गए हो। तो इस वजह से इसको इस शुरुआती चरण में इकोनॉमी बहुत ही डाउन रही, लेकिन इसने कुछ समय बाद इसकी तेज़ी आई इसकी इकोनॉमी में। अब यहाँ पर समझना ये है कि वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी की इकोनॉमी में काफ़ी डिफरेंस था। ईस्ट जर्मनी ने जो इकोनॉमी बनाई वो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी अपनाई इसने, जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, जबकि वेस्ट जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो फ्री मार्केट इकोनॉमी थी। तो इनकी इकोनॉमी में काफ़ी डिफरेंस था। सोवियत यूनियन की तरह इसने अपनाया ईस्ट जर्मनी ने, और वेस्ट जर्मनी ने अमेरिका वाली इकोनॉमी अपनाई। जैसे कि यहाँ पर आंकड़े दिए गए 1985 में 96.7% जो सामान बनता था वो स्टेट बनाती थी, सरकार के प्रोडक्शन होता था। इससे हम समझ सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्री थी वो सब सरकार के कंट्रोल में रहती थी यहाँ। अब जब सरकार के कंट्रोल में थी तो सरकार प्राइस भी निर्धारित करती थी। जैसे कि यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो काफ़ी सस्ती थी इस इलाके में ईस्ट जर्मनी के। जैसे हम ज़रूरत का सामान हमें जो काफ़ी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं सामानों का, वो यहाँ पर सस्ते था। अब हम थोड़ा इनका बीच में ग्रोथ रेट देख लेते हैं। ईस्ट जर्मनी का 45-50 के दौरान इतना इकोनॉमी ग्रोथ हुआ, जबकि वेस्ट जर्मनी का इतना हुआ 50 से 60 के बीच में इतना। ईस्ट जर्मनी का ग्रोथ था 6.7 और वेस्ट जर्मनी का 8.0, जो कि ईस्ट जर्मनी से ज़्यादा था। 60 से 70 के बीच में ईस्ट जर्मनी का जो इकोनॉमी थी वो 2.7 थी, और जबकि वेस्ट जर्मनी की इकोनॉमी 4.4 थी। 70 से 80 तक ईस्ट जर्मनी 2.6 और वेस्ट 2.8, इसमें भी ज़्यादा। 80 से 89 तक ईस्ट जर्मनी 0.3, वेस्ट जर्मनी 1.9, यहाँ पर भी वेस्ट जर्मनी ज़्यादा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ हुई थी वेस्ट जर्मनी में वो ईस्ट जर्मनी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो इसी वजह से लोग ईस्ट जर्मनी को छोड़ के वेस्ट जर्मनी की तरफ जा रहे थे। जो एसईडी पार्टी यहाँ पर ईस्ट जर्मनी में थी, ये हर समय रूलिंग पार्टी हुआ करती थी, हर समय सरकार इन्हीं की बनी करती थी। तो ये यहाँ पर ये होता था कि ये जो नौकरी मिलती थी लोगों को ईस्ट जर्मनी में, वो एसईडी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको मिला करती थी। यहाँ पर जैसे कंपटीशन वाला सिस्टम बहुत कम चलता था। अब यहाँ पर जब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन वेस्ट जर्मनी की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पर क्राइसिस आ गया। क्राइसिस इस तरह से आया कि यहाँ पर पॉपुलेशन अब कम हो गई, बहुत कम, जो कि इतनी कम हो गई कि वो फैक्ट्री वगैरह में लोगों की कमी पड़ने लग गई थी। तो इन ईस्ट जर्मन के लीडर ने क्या पॉलिसी अपनाई, इन्होंने दूसरे देश से वर्कर मंगाने शुरू कर दिए। जैसे कि पोलैंड से वर्कर आए, हंगरी, क्यूबा, अल्बेनिया, मोज़ेम्बिक, अंगोला, नॉर्थ वियतनाम, इन देशों से वर्कर ईस्ट जर्मनी में आए। लगभग 1 लाख की संख्या में टोटल ये वर्कर लोग ईस्ट जर्मनी के क्षेत्र में काम करने आए थे। अब हम रिलीजन में भी काफ़ी चेंज हो गए, क्योंकि कम्युनिस्ट मानते हैं कि रिलीजन को नष्ट करना उनकी पॉलिसी रही है कम्युनिस्टों की। तो उसी आधार में यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है कि जर्मनी की जो ईस्ट वाला भाग है वहाँ पर क्या था कि पहले लगभग केवल 1950 में 5% नास्तिक लोग रहते थे, जो कि 1989 आते आते नास्तिक लोगों की संख्या 70% हो गई। तो ये बहुत बड़ी संख्या में इस दौरान लोगों ने धर्म को छोड़ा और नास्तिक के बन गए थे। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि जर्मनी का जो ईस्ट वाला भाग है वहाँ पर जो भेदभाव है, इकोनॉमिक भेदभाव, गरीब अमीर का भेदभाव, वो वेस्ट जर्मनी के मुकाबले कम था। क्योंकि सरकार ईस्ट जर्मनी में जो अमीर लोग हैं वो पहले तो हुआ नहीं करते थे, क्योंकि फैक्ट्रियाँ सरकार के पास थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो अमीर लोग थे उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाती थी, और जो टैक्स से पैसा मिलता था उन्हें गरीब लोगों के ऊपर उनके सामानों को सब्सिडाइज करने के ऊपर लगाती थी ईस्ट जर्मनी की सरकार। इसके अलावा ईस्ट जर्मनी की सरकार ने पर्सिया का जो जंकर क्लास था उनका भी काफ़ी बड़ी मात्रा में उनके पास ज़मीन हुआ करती थी, उस ज़मीन को भी उन्होंने तोड़ा और जो गरीब लोग थे उनमें वो ज़मीन बांटी। तो ऐसा नहीं है कि ईस्ट जर्मनी की इकोनॉमी डाउन थी तो इसका मतलब वहाँ पूरा सिस्टम ख़राब था, ऐसा नहीं है। ये होता ही है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो आखिरकार समय के साथ उसका गिरावट उसमें आने लग जाती है, क्योंकि फ्री मार्केट हर समय से उसको फ्री मार्केट का जो इकोनॉमी रही है उसको काफ़ी बेनिफिट मिलता है सोशलिस्ट के मुकाबले। क्योंकि फ्री मार्केट में ऐसा होता है कि व्यक्ति को कुछ भी करने की आज़ादी होती है, कोई भी बिज़नेस वो शुरू कर सकता है,
सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये होता है कि व्यक्ति को छूट नहीं मिलती, सरकार उसमें कई रेगुलेशन लगाती है उसके काम में, जिस कारण उसे उतनी छूट नहीं मिल पाती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में आखिरकार, जैसे भारत में भी पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी चलती थी 1990 से पहले, तो भारत भी ग्रोथ भारत की 2-3% ऐसी हुआ करती थी। तब भारत ने जब सोशलिस्ट इकोनॉमी को छोड़ दिया, अब भारत ने मिक्स इकोनॉमी को अपना दिया, तो अब भारत की ग्रोथ लगभग 7-8% हुआ करती है। तो ये था ईस्ट जर्मनी के बारे में आज हमने जाना। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।